नमस्कार, खबरें अभी तक की खास पेशकश टिकट मिलेगी ना दोबारा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनूप आर्या। आज हम जानेंगे हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में और देखेंगे हमारे सर्वे में जनता जनार्दन ने यहां पर क्या फैसला सुनाया है। तो 3 साल आपके विधायक अपने वादे पर कितने खरे उतरे, इसी को परखने के लिए हम लेकर आए हैं टिकट मिलेगी ना दोबारा। इसके लिए जनता जनार्दन के वोट को ही जरिया बनाया गया है। खबर अभी तक की टीम लगातार आपके हलके का हाल जानने के लिए दौरा कर रही है और हर हलके से 400 वोटों का सैंपल लेकर ये सर्वे कराया जा रहा है। और अब सबसे पहले रुख करते हैं अपने काउंटिंग रूम का, जहां हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ हैं जो हमें लगातार वोटों की गिनती की जानकारी देंगे और साथ ही रुझानों के बारे में भी बताएंगे। अनूप, हम पूरी तरह से तैयार हैं। नवीन आज मेरे साथ काउंटिंग रूम में रहेंगे। कुल मतदाता मैं बता देता हूं, बादशाहपुर के यहाँ पर 2,25,136 मतदाता हैं और यदि वोट वैल्यू की बात करते हैं तो 400 सैंपल वोट हमने लिए हैं और उसको 400 से जब विभाजित किया तो इस बॉक्स में कुल जो वोट वैल्यू निकल के आई है वो 563 की आई है। विधायक यहाँ से राव धर्मपाल हैं। पहली बार यहाँ पर जो चुनाव हुआ था वो 2009 में हुआ था और काफी अच्छी जीत दर्ज की थी। विधायक जी ने यहाँ पर 11,385 मतों से यहाँ पर जीत हासिल की थी और जो दूसरे नंबर पे रहे थे वो निर्दलीय राकेश दौलताबादी रहे थे जो हार गए थे उनसे 11,385 वोटों से। धन्यवाद हिमांशु। वापस आपके पास लौटेंगे और अब आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद हुड्डा जी और विनोद मेहता जी। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अब सबसे पहले चलते हैं अंशु मित्तल के पास, जिन्होंने बैलेट बॉक्स को सील किया था। ये सुनते हैं क्या कहना है उनका। नाम आशु मित्तल है और मैं बादशाहपुर विधानसभा सीट के अंदर जो क्षेत्र आता है बादशाहपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने ये बॉक्स अपने हाथों से सील किया है और मैं चाहूँगा कि जब ये बॉक्स खुले तो सच्चाई सबके सामने हो और एक अच्छा उम्मीदवार अगली बार हमारे सामने हो जो हमारे क्षेत्र का चारों तरफ से विकास करे, चहुमुखी विकास हो। और अब बॉक्स खोलने से पहले बादशाहपुर निवासी अंशु मित्तल से इजाजत लेते हैं। जिस बॉक्स को उनके सामने सील बंद किया गया था वो अब उनकी अनुमति से ही खोला जा सके। अंशु जी, आपके सामने ही ये बॉक्स सील बंद किया गया था क्या? अंशु जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अंशु जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें कि इनके सामने ही बॉक्स को सील किया गया था। हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं और सीधे बात करते हैं कि जिस तरीके से आज हल्के की बात आ रही है, उससे पहले हम चर्चा करें सर्वे पर जाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। तो राव इंद्रजीत सिंह की बात करते हैं। सांसद हैं गुड़गांव से। अब एक नया शगुफा इन्होंने छोड़ दिया है। अब रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी की रेल लाइन की शुरुआत की गई है और इन्हें उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया। नाराज हैं और अब शायद अपने क्षेत्र में रेल लाइन की मांग कर रहे हैं। एक अलग तरीके से बात सामने आ रही। विनोद जी, नहीं, एक सांसद हैं तो मेवात भी उनके संसदीय क्षेत्र में आता है और उनको कोशिश भी करनी चाहिए कि मेवात भी रेलवे से कांटेक्ट, रेलवे के संपर्क में आए। मेवात में भी रेल जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया जी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता था, ये रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि किसको इनवाइट किया गया या नहीं किया गया। राव साहब हालांकि बचना चाहते थे, कुछ मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो दर्द होता है वो कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निकल के बाहर आ जाता है जी। उन्होंने कहा कि जी दीपेंद्र हुड्डा को तो हर मामले की सूचना होती है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा सीएम साहब के साथ हाजिर थे वहाँ, तो दुख तो उन्होंने अपना व्यक्त किया। और अब उनको लगा कि अगर ये गाड़ी मेरी चूक गई है तो चलो एक नया मुद्दा उठाते हैं जी, सो दैट कि कल को फिर चीफ मिनिस्टर क्लेम नहीं करे कि जी मेवात के लिए भी जो रेल लाइन अगर सैंक्शन होती है तो वो भी मैंने ही कोशिश की थी, इसलिए राव साहब ने इस मुद्दे को उठाया। आनंद जी, मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अंशु मित्तल हमारे साथ वापस फोन लाइन पे जुड़े। अंशु जी, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, क्या हम इस बैलेट बॉक्स को खोल सकते हैं? हाँ जी सर। चलिए, अब बैलेट बॉक्स को खोल सकते हैं, लेकिन अगला सवाल हमारे एडिटर इन चीफ विनोद मेहता जी आपसे करेंगे। विनोद जी। अंशु जी नमस्कार।
नमस्कार सर, आप नहीं सर, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। मैं आपका बाइट सुन रहा था, आपने बहुत अच्छा बोला कि एक अच्छे उम्मीदवार की ज़रूरत है जो हल्के के लिए अच्छा काम कर सके। मेरा सवाल ये कि एक अच्छे उम्मीदवार में, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सिर्फ आपने मेरिट पे ही बोलना है कि एक अच्छे उम्मीदवार में क्या क्या खासियत होनी चाहिए आपकी नज़र से? सर, पहली बात तो मेरी नज़र में अच्छे उम्मीदवार के अंदर सबसे पहले एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा सुन सके। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा सुन सके। हाँ जी। नंबर एक। दो, दूसरा मीन्स के जो पहले लोगों को बीच में जाकर लोगों की समस्याएं को सुने जी, और उनको अच्छी तरह से निवारण कर पाए। अगर हम लोगों की बीच में उनकी समस्या को ही नहीं सुनेंगे और अपनी तरफ से माइक पकड़कर कुछ भी बोलते रहेंगे कि हम ये डेवलपमेंट कर देंगे, हम वो डेवलपमेंट कर देंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी जी। अगर आज मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है और आप मुझे पानी ना देकर आप मुझे पूरा बिजली के ऊपर मेरे को जोर दे रहे हो, तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। अंशु जी, आप बादशाहपुर में रहते हैं? हाँ जी सर। थोड़ा एक बताएंगे कि बादशाहपुर के लेफ्ट साइड में गुड़गांव सिंगापुर जैसा लगता है। हाँ जी सर। और राइट साइड में जब जाते हैं तो शायद पाकिस्तान से भी पिछड़ा हुआ लगता है। हाँ जी सर। ये जब दोनों में आप कंपैरिजन करते हैं तो कैसा महसूस होता है, किसकी गलती महसूस होती है आपको? सर, ये तो उसी तरह से हो जाता है कि पानी को पिया लेकिन पेट में ना जाके वो गले में फंस गया जी। ये इस तरह का कंपैरिजन है सर कि पानी मुंह से तो पिया लेकिन वो पेट में ना जाके गले में फंस गया। पानी गले में फंस गया। अच्छा, आप अच्छे उम्मीदवार की बात कर रहे थे और आपने अच्छा बताया भी कि इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। जो वर्तमान विधायक हैं उनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? सर, जब वो विधायक बने थे तो उनसे काफी उम्मीदें थी मुझे, मेरे एरिया के लोगों को जी। और उन्होंने बोला भी था मैं ये चीज लेकर आऊंगा बादशाहपुर में, मैं ऐसा करूंगा। बट उन्होंने लास्ट में ये किया कि उन्होंने बादशाहपुर को नगर निगम के अंदर डाल दिया जी। अब कुछ भी समस्याएं बादशाहपुर के अंदर होते हैं तो वो एक ही बात कहकर खत्म कर देते हैं कि ये मेरे घर में नहीं है, ये नगर निगम के अंडर में है। इनफैक्ट आप पानी की समस्याएं लेकर जाएं, आप बिजली की समस्याएं लेकर जाएं, जी। फीवर की समस्याएं लेकर जाएं, तो वो एक ही बात कहकर खत्म कर देते हैं कि ये मेरे अंडर में नहीं है, ये सब कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के अंदर है। अंशु जी, नगर निगम में भी इलेक्टेड मेयर है विमल यादव। हाँ जी सर। और वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के खेमे के नहीं है। तो आप दोष किसको दोगे? राव धर्मपाल को दोष दोगे, विमल यादव को दोगे, या हरियाणा की सरकार को दोगे, या हम जो इलेक्ट करने वाले लोग हैं खुद को दोष देंगे? सर, इसमें मैं जो दोष दूंगा वो लोगों को भी दूंगा जी, क्योंकि लोगों को भी नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या है। जी। आपके चैनल के माध्यम से अभी लोगों को पता चल पा रहा है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो वो कहाँ पर जाए। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया तो है बट वो लोगों को पता नहीं है जी। और ऐसे ही जैसे कि अब बादशाहपुर में जो मेन समस्या चल रही है लोगों के अंदर वो सीवर को लेकर चली हुई है जी। अभी पीछे भी सीवर के अंदर 2 लोगों की लाशें सीवर के अंदर। चलिए अंशु जी, एक मामले में आपके और मेरे विचार मिलते हैं। मैं भी चाहता हूं कि हरियाणा के हर हलके से लोग जातिगत दाव पेच से ऊपर उठकर क्वालिटी उम्मीदवार की बात करें, अच्छे उम्मीदवार की बात करें, और आप भी यही सोच रहे हैं। हम दोनों इस मामले में एक साथ हैं। मैं जब भी हरियाणा में जाऊंगा हर हलके में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे उम्मीदवार को उतारो ताकि वो 50% काम अपने दम पे करा सके। अंशु जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। और अब हम चलते हैं काउंटिंग रूम, जहां हमारा इंतजार हमारे काउंटिंग ऑफिसर्स कर रहे हैं। अब आप ये मतपेटी खोल सकते हैं और जैसे जैसे गिनती होगी आप हमें उसकी जानकारी भी देते जाएंगे। साथ ही आप हमें पक्ष और विपक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जब तक पहले चरण का रिजल्ट आया, हम चर्चा कर रहे थे राव इंद्रजीत की, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हरियाणा में। रेवाड़ी रोहतक झज्जर रेल लाइन शुरू हो गई है। इसके बाद राव इंद्रजीत को उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। इससे थोड़े नाराज है और अब उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर रेल लाइन की मांग रख दी हुड्डा जी के सामने। अब हुड्डा जी क्या करेंगे तो वही जाने। क्या कहेंगे मेहता जी इस पर? आनंद जी, आपसे सवाल था मेरा। हाँ अनूप जी, ऐसा है, इसको अगर आप बहुत ही डेप्थ से देखेंगे तो ये रेलवे लाइन की बात नहीं है और ना ही रेलवे स्टेशन पर उनको बुलाने की कोई बात है। इनको पता था तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा। ये जो सारी जो घटनाक्रम हो रहा है ये यहाँ रेवाड़ी में, गुड़गांव में आज से नहीं है, ये पूरे प्रदेश में है। कहीं अम्बाड़ा में है, कहीं करनाल में है, तो ये अलग अलग क्षेत्र में। ये एक्चुअली में हरियाणा की जो मौजूदा कांग्रेस पॉलिटिक्स है
ये उसका प्रदर्शन है। जी ये कुछ एमपीज हैं जो चीफ मिनिस्टर को सूट नहीं करते। जी हुड्डा जी, आपको थोड़ा सा रोकूंगा, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अब तो वाकई लगता है कि सीएम की कुछ कांग्रेसी सांसदों से नहीं बनती। एक तरफ हरियाणा सरकार ने रेल लाइन के उद्घाटन के दौरान उस क्षेत्र के सांसद को न्योता तक नहीं भेजा और दूसरी तरफ ये कहते नजर आए कि ये रेलवे का कार्यक्रम था। लेकिन जब हमारी टीम ने सांसद राव इंद्रजीत से इसकी वजह जाननी चाहिए तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया। ना मुझे कोई नहीं देना अभी कह दिया जो कहना था, अखबार में निकाल दिया, कोई नहीं। लेकिन फिर रुक कर जो कहा वो साफ दर्शा रहा था कि न्योता ना मिलना उन्हें नागवार गुजरा है। दीपेंद्र हुड्डा को तो पहले से खबर होगी, मेरे को तो खबर थी नहीं। अब क्यों नहीं खबर हुई और कौन उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है उसका तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो एडवर्टिजमेंट्स लोगों की अखबार के अंदर जो कई दिनों से चर्चाएं थीं, अखबार के अंदर खबरें छपी थीं, उसके माध्यम से तो ऐसा महसूस होता था कि हरियाणा के जनसंपर्क विभाग को तो सब कुछ मालूम था ही। और जब हरियाणा के जनसंपर्क विभाग को मालूम था तो वो जनसंपर्क विभाग ने हमारे को तो कम से कम इतला करनी चाहिए थी, तो उन्होंने भी नहीं करी। मेरे को तो ना रेल मंत्रालय से इतला मिली और ना मुझको हरियाणा या हरियाणा के जनसंपर्क विभाग से मिली। जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा के वहां होने का मतलब भी उन्होंने कम शब्दों में समझा दिया। लेकिन हरियाणा सरकार और उनके जनसंपर्क विभाग पर जो सवाल खड़े किए उसका जवाब शायद मुख्यमंत्री के पास भी नहीं कि ये राजनीतिक मतभेद है या फिर मनभेद। दिल्ली से अलीम अतहर, खबरें अभी तक। तो देखा आनंद जी किस तरीके से टालने की कोशिश की, सीधे सीधे तो नहीं कहा लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिख रही थी। नहीं, कहीं ना कहीं नाराजगी की बात नहीं है, ये खुली नाराजगी जी। ये अब से नहीं है। 2009 का जो चुनाव होने के बाद जब मुख्यमंत्री का दोबारा से अभिषेक होने की बात चली, ये तब से कुछ एमपीज की नाराजगी थी कि मौजूदा जो लीडरशिप है हरियाणा की उससे ये कुछ नहीं है। और ये तब ये एमपी थे इस जिनमें ये भी हैं, उसमें 3, 4, 5 एमपी और भी हैं, तो इनकी कवायद शुरू हुई थी। ये नाराजगियां बहुत गहरी हैं और ये चीफ मिनिस्टर इनके बस की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर इनसे हाई कमान में ज़्यादा पड़ा है पिछले दिनों और उसकी अपनी है, क्योंकि अब वो राजाशाही जो मानसिकता है इंद्रजीत की, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं तो वो भी एक उस घराने से हैं, तो मानसिकता भले ही रही हो लेकिन अब राजा इस तरह से नहीं बनते हैं। अब तो दिल्ली हाईकमान की जो बेहतर चापलूस होगा और बेहतर खुश करने वाला होगा वही उसी की चलेगी हरियाणा की पॉलिटिक्स में। और यही कारण है कि किसी एमपी के बस की बात नहीं है चीफ मिनिस्टर को कुछ नुकसान पहुंचाने की। ये चीफ एमपीज बोल रहे हैं, कहीं करनाल से बोलता है, कहीं अंबाला से बोलती है और कहीं दूसरी जगह से कोई आदमी बोलता है, लेकिन इनके बस का हाईकमान में अब, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पिछले दिनों बहुत अच्छी पोजीशन उनकी हाईकमान में है, खास तौर पे वाड्रा जैसे लोग जो उसकी की पॉइंट। आनंद जी मुझे ऐसा लगता है कि ये खालिश राजनीतिक मुद्दा है और जो नाराजगी का एक बड़ा कारण है, राव इंद्रजीत सिंह को ये डाउट है कि वो दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले थे। उनका नाम था लास्ट मिनट तक, लेकिन किसी ने कटवाया। वो ये सीधे तौर पर नहीं लेकिन फ्रेंडली दोस्तों में ज़रूर कहते हैं कि किसी ने कटवाया, और कटवाया किसने, उनका जो इशारा होता है वो चीफ मिनिस्टर की तरफ होता है। अब इन चीज़ों के कोई दस्तावेज नहीं होते हैं बिल्कुल किसी रीजन से। कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के खेमे में भी ये बात थी कि अगर कोई नॉन जाट पॉलिटिक्स की बात चलेगी, मान लो कि नॉन जाट चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को बनाना है तो कोई ऐसा कदावर नेता नहीं रहे जो नॉन जाट चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रेजेंट हो सके। तो ये खाई जो है ना कि कल ये व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार बने, उससे पहले ही राजनीतिक तौर पे कमज़ोर हो जाना चाहिए। ये इंश्योर हर चीफ मिनिस्टर करता है, और जिसके हाथ में इतनी बड़ी कुर्सी आ जाती है उसको कुर्सी के अलावा अगले 15 सालों तक कुर्सी की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और सुरक्षा की गारंटी तब होती है जब वो फ्यूचर में पैदा होने वाले सारे विरोधियों का निपटारा कर दे। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। परसों पिछले प्रोग्राम में अनिल आर्य जी भी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी कई बार पार्टी छोड़ने की बात भी करते हैं, ऐसी चर्चा है।
वो चर्चा बीच में कट गई, लेकिन ये सच है। राविंदरजीत सिंह जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जितने दर्द से गुजर रहे हैं, वो दर्द बहुत गहरा है। और वो कभी कभी उनका मन करता है मैं पार्टी छोड़ दूं, वो दोस्तों से राय मशवरा भी करने जाते हैं, लेकिन उनको मेवातियों से डर लगता है कि अगर मान लो कांग्रेस की टिकट छोड़ के, पार्टी छोड़ के किस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। बराबर की पार्टी तो बीजेपी है। बीजेपी में की अगर टिकट मान लो बीजेपी उनको एक्सेप्ट भी कर लेती है और टिकट भी दे देती है, तो उनको 1.5 लाख जो वोट डायरेक्ट मेवात के आते हैं, मेव कम्युनिटी के, मुस्लिमों के, जो कांग्रेस के नाम पे आते हैं, वो सीधे कटते। तो मेवातियों से बिजली का करंट जो है ना, वो उनको कांग्रेस में रोके हुए। ये बात चीफ मिनिस्टर भी जानते हैं कि अंतिम क्षण तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठता है वो पूरी तरह से केमिकल्स, बॉडी केमिकल्स भी डायग्नोज करके चलता है कि कौन कितना रिस्क ले सकता है। अब चीफ मिनिस्टर के साथ मेरे हिसाब से तो 2 तरह के एमपी होते हैं। एक एमपी इतने समझदार होते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर से नाराजगी भी है जी तो 4.5 साल तक अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते, 4.5 साल तक बढ़िया ट्यूनिंग करके अपना काम पूरा करते हैं, और जैसे ही चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा कमजोर पड़े धड़ाक से झटका देते हैं। या फिर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वो कैंडिडेट चलता है, वो राजनेता सक्सेस होता है जो 5 साल तक तो उसके झटके झेल सके जी, और क्रांतिकारी माइंडसेट का हो कि क्रांति करने के लिए तैयार रहे। और अगर मान लो ये क्रांतिकारी नेचर के नेता होते तो बगल में सभा कर देते, वहां जहाँ चीफ मिनिस्टर उद्घाटन कर रहा था 4 कदम पे राविंदरजीत सिंह भी सभा कर देते कि ये मुद्दा मैंने उठाया था, आज मजबूरी है, ये नहीं बुला रहे, लेकिन ये मुद्दा मैंने उठाया था और आज ये सफल हो रहा है, कांग्रेट कर देते जनता को। तो ये क्रांति करने का जो हौसला है ना, वो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि राविंदरजीत सिंह को अपने पिताश्री का जो तरीका था राजनीति करने का, इंदिरा गांधी के खिलाफ रिवोल्ट करके हरियाणा विशाल पार्टी बना के 18 एमएलए जितवा दिए, तो आखिर जो इस तरह से वो चीजें इनकी कहाँ चली गई? इसलिए चली गई कि सत्ता भोगने के बाद, जैसे गरीब आदमी जब 5 स्टार में सो लेता है तो वो क्राइम नहीं करता है जी, क्योंकि वो इतना सुविधा भोगी हो जाता है कि वो जेल जाने से डरता है। उसी तरह एक आदमी जब 10-15 साल लाल बत्ती वाली गाड़ी भोग ले तो उसमें क्रांति करने की क्षमता कम हो जाती है। तो मुझे लगता है इनमें क्रांति करने की क्षमता कम हो गई, क्रांति जी करता है, शराबी करते हैं, और क्रांति करने की क्षमता कम हो गई। विनोद जी ऐसा है, नहीं ये बात सही है कि वो क्षमता की बात भी है, लेकिन एक बात देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो क्षमता किसी की है नहीं, वहां तो क्षमता आप चीफ मिनिस्टर ने अपनी बना रखी है जी। अगर पार्टी छोड़कर कोई कितनी बड़ी क्रांति करे वो उसके दम की बात है। पार्टी के अंदर तो चीफ मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाने लगा है कि भले ही कोई एमपी नाराज हो, भले ही कोई एमएलए नाराज हो, अब किसी एमपी की ये पोटी नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर को नुकसान कर दे। कांग्रेस पार्टी को खुद चीफ मिनिस्टर भले ही ले डूबेगा, लेकिन वो किसी और के बस की बात नहीं है कि वो और उसको रोक लेगा। आखिर ये जो मांग आई है नहीं अब गुड़गांव से मेवात रेल की, अब क्या होगा? वो आखिर क्यों ये मांग सामने आई? जब मेवात उधर रोहतक झज्जर की रेवाड़ी की लेन लाइन शुरू होती है उसके बाद ये मांग उठती है जी। जैसी जरूरत रेवाड़ी झज्जर रेलवे लाइन की है, रेवाड़ी के लोगों को है या जयपुर के लोगों को है, उनको अगर चंडीगढ़ पहुंचना है तो मेवात के लोगों को भी वैसी जरूरत है जी। और मेवात वैसे भी मैं समझता हूं कि आइसोलेटेड इलाका है, और जिस तरीके से मेवात के लिए बजट आता है, केंद्र से अलग से बजट आता है, मेवात विकास बोर्ड अलग से है, सरकार से अलग बजट आता है, लेकिन मेवात में उतना विकास नहीं हो रहा, और मेवात विकास से आज भी महरूम है, एजुकेशन से भी महरूम है। तो मेवात के लिए अगर इंद्रजीत बात करें, उसका राजनीतिक मतलब भी है। मैं तो इस हक में हूं कि सारे एमपीज को बात करनी चाहिए कि मेवात कोई हरियाणा से अलग थोड़ा है जी। मेवात को भी उतना हक है जितना हिसार को हक है, जितना रोहतक को हक है, उतना मेवात को भी हक है। लेकिन अगर राविंदरजीत सिंह मेवात की बात कर रहे हैं तो वो अपने वोट बैंक को चुनाव में 1.5 साल रहे, और मेवात लॉटरी की तरह कांग्रेस को वोट टिकट, जो भी कांग्रेस की टिकट ले आता है वो 1.5 लाख वोट से अपना चुनाव शुरू करता है जी। जो ज्यादातर 95% जो या तो बीएसपी को वोट जाता है मुस्लिम्स का, अगर वो कांग्रेस से नाराज है तो उनके पास सेकंड विकल्प बीएसपी, और बीएसपी का अगर उम्मीदवार उपलब्ध है तो। इस बार गुजरात में थोड़ा लोग दावा कर रहे हैं कि शायद बीजेपी को मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिया, मैं उस पर ज्यादा वो नहीं हूं, लेकिन मेवात में कांग्रेस की टिकट का मतलब 1.5 लाख वोट से आप अपना चुनाव शुरू कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह उस मांग को इसीलिए पॉलिटिकल तरीके से अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल उठा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ पॉलिटिकल भी है तब भी वहाँ का प्रोजेक्ट बनना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल वजह से ही बने, ये प्रोजेक्ट सक्सेस होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अब बादशाहपुर हल्के की बात करते हैं।
यहाँ के विधायक हैं राव धर्मपाल। 2009 में हुए चुनाव में जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाया। आइए देखते हैं बादशाहपुर के वोट समीकरण को। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए परिसीमन के बाद बादशाहपुर नई विधानसभा सीट बनाई गई। ये विधानसभा सीट शहर गुड़गांव से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस विधानसभा में कुल 80 गांव हैं, जिनमें से 33 गांव नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, जबकि 44 गांव निगम से बाहर हैं। इस विधानसभा क्षेत्र को बादशाहपुर, दौलताबाद और फर्रुख नगर इलाके को मिलाकर बनाया गया है। खास बात यह है कि इस इलाके में 48 कच्ची कॉलोनियां आती हैं। इस विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 2,25,136 है। अगर इस इलाके के जातिगत समीकरण की बात की जाए तो ये इलाका अहीर बाहुल्य इलाका है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, सैनी, पंजाबी और अन्य पिछड़ी जातियां शामिल हैं। 2009 में हुआ पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार राव धर्मपाल ने बड़े अंतर से जीतकर इस क्षेत्र की बादशाहत हासिल की। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबादी को करीब 11,385 मतों से हराया था। अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात की जाए तो कांग्रेस के राव धर्मपाल को 34.35%, निर्दलीय राकेश दौलताबादी को 26.58%, इनेलो की गोपीचंद गहलोत को 17.64%, बीजेपी के मुकेश शर्मा को 10.32%, निर्दलीय वीर सिंह को 4.88% और निर्दलीय मान सिंह को 1.59% मत मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो आपने देखा कि बादशाहपुर में वोट बैंक का समीकरण क्या है। अब काउंटिंग रूम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। काउंटिंग शुरू हो गई है और पहले राउंड में जो आंकड़े आए हैं उसे जानने के लिए एक बार फिर रुख करेंगे काउंटिंग रूम की ओर। अनूप, पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में पक्ष में 38 वोट डले हैं, जिसकी वोट वैल्यू बनती है 21,394। यदि प्रतिशत में बात गई तो 38% वोट पक्ष में डले हैं। वहीं विपक्ष में बात करते हैं, विपक्ष में 62% वोट डले हैं, जिसकी वोट वैल्यू बनती है 34,906। जी, तो पहले चरण के आंकड़े आ गए हैं। 38% वोट मतलब 21,394 वोट हैं, तो बिल्कुल आधे से थोड़े ज्यादा हैं। मेहता जी, खिलाफ वाले आधे से थोड़े ज्यादा हैं जी, पक्ष वाले आधे से थोड़े ज्यादा हैं, खिलाफ वाले ज्यादा, आधे से ज्यादा है। पक्ष में 38% है और खिलाफ में 62%, आधे से ज्यादा। खिलाफ में 62% है जी। खिलाफ में अगर 62% है तो मुझे लगता है नतीजा बहुत बुरा नहीं है। नतीजा औसत है, एवरेज है, और पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो उनको 38 बेटर है, बढ़िया उनको 38% ही वोट चाहिए। 62 में सिर्फ उनको एक ही चीज चाहिए, सीधी फाइट ना हो। वोट 62% 3 उम्मीदवारों में बंटने चाहिए जी। और वैसे भी अगर बादशाहपुर हल्के की बात करें, मतलब जो चर्चा रहती है वो ये रहती है, जो यादव उम्मीदवार है वो ये सोचता है कि जाट 2 खड़े होंगे, अपनी ठाठ है जी। जाट इस बार ये सोच रहा है कि इस बार यादव 5 खड़े होंगे तो शायद हमारा दाव लग जाए। तो ये सारा गणित जो है ना पूरा, बेशक हरियाणा गुड़गांव अर्बनाइज्ड हो गया है, सोच अलग हो गई है, लेकिन नेता अभी उसी सोच पे चल रहे हैं जातिगत समीकरण के हिसाब से। अगर सिंपल सी टिप्पणी उस पर करें तो 38% वोट पहला जो राउंड है उनके पक्ष में ही जाता है। अच्छा है जी, बहुत बुरा नहीं है। आनंद जी क्या रहे आप? नहीं, सही बात है। देखिए अनूप जी, इसमें अगर बादशाहपुर क्षेत्र की बात करें हम, तो ये बिल्कुल गुड़गांव के 7 प्रकार से घुमा दो। ये कॉन्स्टिट्यूंसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये 2009 में जो नए परिसीमन के बाद ये इजाद हुई है जी। तो इस क्षेत्र में ये कोई दो राय नहीं है कि आज भी अहीर बाहुल्य क्षेत्र है ये। और लेकिन अहीर बाहुल्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि अहीर इस क्षमता में कि वो अकेले जिता दे, लेकिन ये है कि सिंगल जो कास्ट है वो ज़्यादा बड़ी है। ये क्षेत्र मैंने जैसे वोट मैंने देखे गिनती, तो बड़ी इतनी भारी मतलब वोट्स जो हैं ये कम क्षेत्रों में, मेरे ख्याल से 2.25 लाख वोट इस क्षेत्र में अकेले में है। ऐसे कम कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें अगर अहीर का क्षेत्र को 60-70 हज़ार वोट हैं भी तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसमें मायने रखता है कि ये क्षेत्र में राव धर्मपाल जो है ये इस इलाके में पॉपुलर है और ये पंचायती और सोशल आदमी है, इसका अपना एक प्रभाव रहा है।
इसके बारे में अगर आप इसकी बैकग्राउंड में आप जाएंगे, जी। अब देखिए क्षेत्र नया बनने के बाद ये सोना से 3 बार एमएलए रहे और इस बार जब ये नया क्षेत्र चुना गया बना तो इस यहाँ से चुने। तो इसमें ये है कि ये पहली बार 87 में जब चौधरी देवीलाल की बिल्कुल एक हवा थी जी प्रदेश में और उसी के टिकट को बड़ा रुतबा माना जाता था, उस वक्त ये आदमी यहाँ से इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे। जी बाद में अलग बात है कि कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद 3 बार एमएलए उसी क्षेत्र से ये चुने गए। जी तो इसका जो अपना देखिए आनंद जी, आपने एक सवाल उठाया कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि केवल यादव वोट बैंक इस हलके में राजनीतिक निर्णय नहीं कर सकता। ये आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। और बेसिकली क्या होता है, कई बार जो व्यक्ति अच्छा खाना बनाता है या जो व्यक्ति अच्छा आर्किटेक्ट होके अच्छी बिल्डिंग बनाता है, वो बिल्डिंग उसी का ही साथ नहीं देती। जी ये हल्का इसका जो डिलिमिटेशन हुआ था, तब गोपीचंद गहलोत जो है वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी थे, ओम प्रकाश चौटाला जी के करीब भी थे और आज भी करीब हैं, विश्वास पात्र माने जाते हैं। उन्होंने इस हल्के को अपने तरीके से आर्किटेक्ट करवाया था डिलिमिटेशन में। और सत्ता पक्ष को भले ही कोई कुछ कहे, सत्ता पक्ष को थोड़ा प्रिविलेज रहता है डिलिमिटेशन को अपने हिसाब से करवाने का। सत्ता का एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव तो रहता ही है, उसका फायदा उठाते। गोपीचंद गहलोत ने जो इस हल्के को डिजाइन किया था वो ये किया था कि इधर से तो गाबा जी को बाहर करो, यानी जो पुराना शहर है वो बल्क में गाबा जी को वोट डाल देता है, तो आप गुड़गांव से जीत नहीं सकते हो पंजाबी, उनको एक तरफ करो। तो इन्होंने नया गुड़गांव थोड़ा हिस्सा डाला, वो वोट डाले या तो जो बिहार से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं जो फ्लोटिंग है, छोटी कॉलोनियों के कच्ची और या फिर यहाँ वो अर्बनाइज इलाका डाला जो वोट डालने नहीं जाता, जी यानी जो कारपोरेट है, बड़ी कंपनियों के मेट्रो पर CM, बारहवीं है, जो बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं और वोट भी मकान बड़ा है लेकिन वोट 4 है, कुछ इलाका उन्होंने वो डाला। थोड़ा सा जाट वोट बैंक बढ़ा के अहीर वोट बैंक को थोड़ा सा पैसिव किया और एक फ्लोटिंग वोट बैंक जिसको मैनेज किया जा सकता है वो उन्होंने इस इलाके के अंदर डाला। लेकिन राकेश दौलताबाद ने उनकी सारी बिल्डिंग क्रैक कर दी। अगर वो नहीं खड़े होते तो सीधी फाइट होती। उनकी प्लानिंग उनके काम नहीं आई, उनका सारा गणित जो है उनकी बनाई हुई बिल्डिंग राकेश दौलताबाद ने खराब कर दी, और ऐसी खराब कर दी कि बल्कि वो 2 नंबर पे आ गए, गोपीचंद गहलोत तीसरे नंबर पे चले गए। जी बिल्कुल, यहाँ पे रोकेंगे फिलहाल, एक छोटे से ब्रेक ले रोकते हैं, जल्द वापसी होगी।